दोबारा नहीं बनाना, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज कराने के लिए, टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ। पहले एमपी निकालना है, हाँ फिर उससे टोटल निकालना है। हाँ। मार्जिनल प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं एमपी, वो मैंने कहा था पहले रखेंगे। 2 3 4 बढ़ा लिया, फिर उसके बाद घटा दिया, और लास्ट में हमने कहा था माइनस कर देंगे। और टीपी निकालने के लिए इसको क्यूमुलेट करते जाओ, 2, फिर 2 में 3 ऐड किया 5, फिर 9 12 14, 14 में 1 15, 15 में 0 तो 15, फिर 15 में -1 ऐड करो तो 14। यहां तक हम लास्ट क्लास में पहुंच गए थे। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मैंने नाम दिया था फेज 1 लास्ट क्लास में, फेज 2, फेज 3। अब हमें आज की क्लास में इसको कंटिन्यू करना है, और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी कहा था ये 100% स्कूल के एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसको प्लॉट करना है। अब हमें टेबल तो रेफरेंस लेना ही लेना है तुम्हें। डायग्राम एक जरा बनाओ, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना, छोटे डायग्राम बिल्कुल मत बनाना, गलत रिजल्ट आते हैं छोटे डायग्राम्स में। तो बड़े और खुले डायग्राम सब लोग जरा बनाओ। अब नीचे लेना है हमें लेबर, जो हमने 1 से 8 तक लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अंदाजे से हमने पॉइंट्स ले लिए। अब हम पहले बना लेते हैं एमपी। एमपी को ही हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। एमपी देखो यहाँ पर दो, जमीन को तो देखना ही नहीं है हमें, ये देखो ये तो फिक्स रहता है, क्योंकि अभी हम नए बिजनेसमैन हैं, हमारे अभी बस की रिस्क इतना लेना नहीं है कि हम जमीनें ऑफिसेज पे ऑफिसेज फैक्ट्रियां खोले जा रहे हैं, अभी हमारे ये रिस्क नहीं ले सकते हम। तो तुम्हें लेबर से कंपेयर करना है, तो पहले तुम्हें इन दोनों को देखना है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट। लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट को प्लॉट करना है अब हमें, ठीक है। तो ये देखो वैल्यूज का आइडिया लगा लो, 2 से लेके 15 तक चल रही हैं, ठीक है। तो 2 4 6 ऐसे प्लॉट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16। देखो आज अभी हम पहली बार कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। एक दो बार जब तुम इसको पढ़ लोगे तो तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है हर बार प्लॉटिंग करके हम टाइम अपना वेस्ट करें। पर जब पहली बार कोई चीज समझनी होती है तो उसकी शेप समझने के लिए प्लॉटिंग जरूरी है। तो देखो एक पे है एमपी 2 3 फिर 4, तो लेबर 1 2 3 एमपी 2 3 4, ठीक है, बढ़ रहा है। तो देखो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, सब ध्यान से देखना जरा। 2 पे तो है 2, 1 पे है 2, फिर हो गया वो 3, 3 यहां होगा, फिर हो गया 4। ये देखो एमपी का फेज 1 मैंने प्लॉट कर दिया, 2 3 4, 2 3 और 4। इसको ज्वाइन भी कर रहा हूं, स्मूथ हैंड ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइंस नहीं, थोड़ा फ्री। 2 3 4 मेरे साथ साथ प्लॉट करना भी, मैं बार बार कह रहा हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में स्कूल के। 2 3 4। अब आगे का प्लॉट करते हैं, ये देखो 3 2 1 0, उसके बाद प्लॉट करो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है प्लॉट करना। 3 2 1 0, ये देखो मेरे साथ साथ प्लॉट करते रहो, और कोशिश करना है ये सीधी लाइन रहे, मतलब ऐसे प्लॉटिंग ना कर देना, मैं रफ गलत करके भी दिखाता हूँ, इधर 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 इधर, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। अगर एग्जैक्ट करोगे ना
तो एक सीक्वेंस में डाउन जा रहा है देखो। और उसके बाद है -1, 8 पे जा रहा है -1, ये देखो 8 पे -1, इसको भी प्लॉट करके ज्वाइन कर दो। ये लाइन बन गई एमपी की लाइन, ठीक है। एमपी की लाइन हमारी बन गई, रेड कलर से मैंने तुम्हारे सामने बना दी। सबकी बन गई, बताओ एमपी की लाइन ऐसी बनी है, ऐसे नीचे वाली नहीं बनानी, Yes. ठीक है। ये एक सेम फॉलिंग पैटर्न है, सीधा ही। अब इसको नाम देना है फेज 1, फिर 2, फिर 3। तो अब हमें अपने डायग्राम के 3 पार्ट्स करने हैं। जब तक एमपी बढ़ा, ये देखो जब तक एमपी बढ़ा उसको नाम देना है फेज 1। तो यहां से यहां तक बढ़ा है, एक निशान ऐसे लगाना है हमें। सब लोग ध्यान से देखना भी, ये मेन बातें चल रही हैं। ऊपर तक ऐसे डॉटेड लाइन ले जाओ एक, और इसका नाम रख दो फेज 1। और यहाँ नाम दे देता हूँ मान लो ए। वैसे तो 3 लिख रखा है पर ए नाम दे दो। इन जनरल हम ऐसे बोल देंगे ए से पहले है फेज 1। सबने बना लिया मेरे साथ साथ डॉटेड लाइन? बीच में रुक Yes, sir. जाओगे तो फंस जाओगे, रुकना नहीं है, साथ साथ मेरे बनाना है। फेज 1 बन गया। अब फेज 2, एमपी गिरता रहा और 0 हो गया, ये होता है फेज 2। अपने डायग्राम में देखो, गिर गिर के 0, ये एक और निशान मिल गया मुझे। ये कुछ आइडेंटिफाई करने में काम आएगा अभी आगे चल के हमें। एक और हमने हिस्सा कर दिया, इसका नाम दे दो फेज 2। और इसके बाद वाले हिस्से का नाम दे दो फेज 3। तो डायग्राम के 3 पार्ट्स हो चुके हैं, फेज 1, 2 एंड 3। सर हमें दूसरे पॉइंट को बी मार्क करना है। हाँ हाँ हाँ, कर लो, लो बी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब हम थोड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे ना, तो हम 1, 2, 3 नहीं लिखा करेंगे पेपर में, सीधा ए बी सी, काम खत्म। ठीक है, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए होता है, पहली क्लास के लिए जो प्लॉटिंग करके सिखाता हूँ। बाद में मैं कहता हूँ डायरेक्ट, तब तक तुम्हें याद ही हो चुका होता है कैसे बनना है एमपी। चलो, एमपी तो बन गया। अब टीपी को बनाना है, पर बड़े ध्यान से बनाना है। ये जो गैप्स है ना, सब जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखना। ये कितने की जंप है बताना, जंप कितने की है? 2 से 5? 3, 3 की जंप। अगली जंप बताओ, 5 से 9? 4. 4। थोड़ी बड़ी जंप लगी है ना, जंप बढ़ गई है। तो ये दिखना चाहिए डायग्राम में भी। आ जाओ प्लॉट करते हैं। 1 पर 2, 1 पर 2, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। 1 पर 2। और कोशिश करो कि जब तुम, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए साथ साथ, तुम भी 2 अलग अलग कलर्स कर लो। पेपर में तो अलाउड नहीं होता, पर तुम्हारे नोट्स बड़े अच्छे बन जाएंगे और क्लैरिटी मेंटेन रहती है। अभी नहीं कि मैं तुम अभी फटाफट दूसरा कलर ढूंढो, अभी तो जो है उसी से अगली बार से, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अब डायग्राम्स बहुत लेवल बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो बचे हैं सारे डायग्राम बेस्ड चैप्टर बचे हैं, तो थोड़ा उसमें हाई लेवल डायग्राम्स भी हैं, तो थोड़ा शेडिंग अलग अलग कलर से इजी हो जाता है समझना। चलो, 1 पर 2, 2 पे 5, देखो 1 पर 2, 2 पर 5, ये देखो ये रहा 5। ध्यान से थोड़ा करना काम। अगली जंप, ये देखो अभी तो जंप इतनी की हुई है, यहां से इस डॉट से ऊपर डॉट। अगली जंप देखता हूँ, 5 से सीधा 9। अब जो जंप है बड़ी ऊंची लगी है, तो 3 लेवल पे सीधा 9 पहुंचा दो इसको। 3 पे 9, ये रहा 9। तो ये जो डायग्राम बन रहा है, अगर तुम इसको एक बार दोबारा देखना, 2 पर था ये हमारा 5, ये कुछ इस टाइप का डिजाइन ले रहा है। मैं थोड़ा बड़ा करके बना के भी तुम्हें दिखा देता हूँ। हल्का सा टिल्ट आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ऐसा टिल्ट आएगा, हल्का सा। ये सीधा नहीं बनेगा, थोड़ा सा टिल्ट आएगा इसमें। ठीक है, मैं एक बार दोबारा तुम्हें बना के दिखा देता हूँ।
हो सकता है एक बार में तुमसे ना बने, तो थोड़ा सा इसका हमें ध्यान रखना है। ये बनेगा कुछ इस टाइप का, ये देखो अब सही बना। हल्का सा कर्व लेगा, ये देखो जैसे ये हल्का सा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, सब लोग सुन भी लो, क्योंकि पहली जंप जो थी वो थोड़ी कम थी और अगली जंप एकदम से ज्यादा लग गई है, इसलिए ये थोड़ा घूम जाता है। अगर कोई चीज दो से बड़ी, फिर दो से बड़ी, फिर दो से बड़ी, तो बताओ कैसी होगी वो चीज, फिर दो से बड़ी, तो वो बनेगी सीधी लाइन एकदम। और अगर कोई चीज पहले दो से बड़ी, चार से बड़ी, 10 से बड़ी, तो वो इस टाइप का डिजाइन ले लेगी। फिर बताओ फर्क समझ आ गया? सीधी लाइन में ये तो होगी Yes, स्ट्रेट, sir. और इसे बोलते हैं इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये अलग से कहीं बना लो, रजिस्टर के लास्ट पेज पे बना लो, ये कॉमन बात है। ये इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये कॉमन टू ऑल चैप्टर्स है। जो नीचे वाला डिजाइन है इसे बोलते हैं इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। सिंपल हिंदी इसकी लिख सकते हो, पहली जंप कम, नेक्स्ट जंप ज्यादा, थर्ड जंप और भी ज्यादा। तो इसको आम लैंग्वेज में तो ऐसे बोलेंगे, और इकोनॉमिक्स की स्पेसिफिक लैंग्वेज है इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। टीपी बन गया फेज 1 का। अब फेज 2 को देखो, इधर ध्यान से देखना जरा सब लोग। कितने की जंप, ये देखो फेज 2 में पहली जंप जो आई कितने की आई, 9 से 12 होने पर, जंप Hmm. ऑफ 3। अगली जंप देखो, जंप ऑफ 2। अगली जंप देखो, जंप ऑफ 1। अगली जंप 0, जंप ही नहीं लग रही कुछ। Yeah. अब क्या होगा, अब कैसा डायग्राम बनेगा, पहले मैं तुम्हें रफ में दिखाता हूं। ये देखो, पहली जंप बड़ी, दूसरी थोड़ी छोटी, तीसरी और छोटी, चौथी और छोटी। देखो कर्व ऐसा घूम रहा है, देख रहे हो? और अगर स्पीड से जो चीज बढ़ती है ना वो ऐसे घूमती है, ऐसे। बताओ क्या फर्क है, पहले वाला कैसे बढ़ रहा है ग्राफ, इंक्रीज एट, Decreasing rate. हाँ डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रेट। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब माइक्रो के अगर कोई हाई लेवल अभी आगे जो टॉपिक्स बनेंगे वो इसी से ही बनाऊंगा मैं। इस सेकंड वाले को बोलेंगे इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। मैं जानबूझ के सिंपल हिंदी बोलता हूँ बीच बीच में, ताकि तुम वो भी नोट कर सको, कहीं तुम्हें मुश्किल ना लगे। पहली वाले में जंप धीरे धीरे कम आ रही है, और नीचे वाले में जंप धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये बड़ी बड़ी जंपें लग रही है नीचे। आ गया समझ? तो देखो प्लॉट कर रहे हैं 12, 14, 15, 15। टीपी को प्लॉट कर रहे हैं, अगला है 12, ये रहा 12। अगला देखो 14 फिर 15, जंप कम हो गई, 14, 6 पे है 15, ये रहा 15, 7 पे भी है 15, ये देखो 7 पे भी 15, 8 पे 14, 8 पे 14 नीचे ले आओ। अब देखो ये कैसा कर्व बन रहा है, मैं और कलर तुम्हें चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखो टीपी, यहाँ पे ही बच्चे फंस जाते हैं, वो डिजाइन नहीं समझ पाते कि ये कैसे घूम रहा है और ये क्यों ऐसा डिजाइन सा बन रहा है, और कौन से फेज में कैसे घूम रहा है, वो रट के जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। टेबल से अगर तुम बनाओगे प्लॉटिंग तो बिल्कुल सही बनेगा। बताओ किसी को कुछ पूछना है इस डिजाइन में? टेबल के हिसाब से यही डिजाइन बन रहा है, टेबल चेंज होगा तो डिजाइन चेंज होगा, अदरवाइज डिजाइन यही रहेगा। बताओ समझ आ गया? Yes, sir. चलो अब हम लिखेंगे लैंग्वेज, ठीक है, इसकी थ्योरी। फेज 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो अब लिखो इसकी लैंग्वेज। फेज 1, बताओ एमपी ने क्या करा, इस डायग्राम को देख के बताओ एमपी ने क्या करा फेज 1 में। फेज 1 है
तुम्हारी इससे पहले, ये सारा है फेज 1। बताओ क्या करा? एमपी इंक्रीज और टॉप पे पहुंचा, और टीपी ने क्या करा? टीपी इंक्रीज That होके increasing इंक्रीजिंग rate. रेट। हाँ बिल्कुल ठीक है, लिखो एमपी इंक्रीज एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। इसकी बात तुम्हें लगेगा यार ये 6 नंबर तो बहुत आसानी से हमें मिल सकते हैं, क्योंकि कोई खास मेहनत तो नहीं है 6 नंबर वाली इसमें, अगर समझ के करोगे तो। टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये हो गया टिल पॉइंट ए इन डायग्राम। ठीक है, अगर 1 2 3 4 ना लिखा हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट ए। अब आ जाओ फेज 2। बताओ फेज 2 क्या कर रहा है इस वक्त? एमपी क्या कर रहा है बताओ? एमपी, ये हो गया हमारा फेज 2। Decrease. एमपी डिक्रीज, कहां तक डिक्रीज हुआ? वो 0 तक, Yes. है ना? तो लिखो एमपी डिक्रीज एंड रीचेस 0। टीपी को देखो, टीपी क्या कर रहा है सेकंड में? ये सेकंड Increasing बढ़ at रहा है decreasing धीरे rate. धीरे, और वो भी अपने टॉप पे पहुंच चुका है अब। टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब स्लो स्लो जंप आ रही है उसमें। एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। कोई इंग्लिश को तुम्हें रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ टेबल बनाना है, टेबल से डायग्राम, डायग्राम से लैंग्वेज, काम खत्म। और ये हो गया इन डायग्राम ए टू बी रेंज। अब आ जाओ फेज नंबर 3, क्या हो रहा है देखते हैं जरा। ये रहा फेज नंबर 3। इसके बाद बताओ एमपी कहां पहुंच चुका है? Negative. हाँ, गिर रहा है, गिर अभी भी रहा है। देखो गिर फेज 2 में भी रहा था एमपी, तो फर्क क्या है फिर? अभी फेज 2 में कहां गिर रहा था? प्लस साइड में, माइनस साइड में? Plus side में. और फेज 3 में भी गिर रहा है, पर कौन सी साइड में? Negative side. नेगेटिव साइड में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एमपी डिक्रीज, एमपी स्टिल डिक्रीज, बट एमपी बिकम्स क्या? जो अलग बात हुई, Negative. नेगेटिव। अब टीपी का हाल देखते हैं, क्या कर रहा है टीपी? देखो फेज नंबर 3 में वो Decrease. अब गिर चुका है, टीपी फॉल्स। और इन डायग्राम ये हो गया आफ्टर बी। तो ये हो गए हमारे सामने 3 फेजेस की एक्सप्लेनेशन। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो। पहले टेबल बनाया, टेबल से डायग्राम बनाया, डायग्राम से एक्सप्लेनेशन बनाई, काम हमारा हुआ खत्म। सिर्फ एक चीज अब और मुझे बतानी है, अगले पेज पे लिखता हूं। सबने लिख लिया यहां तक? Yes, sir. चलो मैं अगले पेज पे चलता हूं फिर। डेफिनेशन, असल में डेफिनेशन मुझे लिखनी चाहिए थी सबसे पहले, पर अगर मैं लिख देता ना सबसे पहले तो तुम्हें समझ नहीं आती वो। और अब चाहे मैं ना भी लिखूं तब भी तुम्हें समझ आ जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन का मतलब होता है टीपी ने जो करा वो लिख दो एक लाइन में। अब बताओ क्या डेफिनेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? क्या क्या करा टीपी ने, मुझे अब तुम ही बता दो डेफिनेशन। बताओ। टीपी इनिशियली, TP initially increases at increasing rate and then increases at decreasing rate and finally it falls. लो देखो डेफिनेशन बन गई। तो इसलिए
कंसेप्ट समझ आ जाए तो हर चीज आसान है, नहीं तो रटते रहो ये कहाँ है, इंक्रीज रेट डिक्रीज क्या होता जा रहा है, वो कंफ्यूजन हो जाती है। देन टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली टीपी फॉल्स। अब एक बात कई लोग लिखना भूल जाते हैं, वो जरूर लिखनी है, व्हेन। ऐसा कब होता है? व्हेन वी कीप फैक्टर्स लाइक लैंड एज कांस्टेंट, इसको तो कांस्टेंट रखते हैं हम, एंड इंक्रीज फैक्टर लाइक, किसे इंक्रीज करना है हमें? लेबर। लेबर। तो ये हमारी डेफिनेशन भी हो गई। तो ये तो हमने टेबल में करा ही है ऐसा, जमीन को फिक्स और लेबर को इंक्रीज। बताओ आ गया यहां तक सबको समझ में? यस। अब 6 नंबर का है, देखो थोड़ी सी मेहनत और है, बस लास्ट स्टेप बचा है। अगले पेज पे लिखता हूं। लिखो रीजंस। अब देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था, मान लो एमपी बढ़ रहा है, यही कहा था ना मैंने कि पहले फेज में क्या मानना है, एमपी बढ़ रहा है। फिर मैंने कहा था एमपी घट रहा है, और फिर मैंने कहा था एमपी माइनस हो रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग फिर टीपी चलता है। तो अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि भाई हमने ऐसे क्यों नहीं माना कि पहले एमपी नेगेटिव होता है, या पहले एमपी गिरता है, या पहले टीपी स्लो स्लो क्यों नहीं बढ़ता, ऐसे भी मान सकते हैं, बाद में टीपी क्यों स्लो बढ़ता है। तो इसका हमें रीजन देना है, ठीक है, इस बात का अब हमें रीजन देना है कि जो हमने टेबल बनाया उसमें पहले ऐसे ही क्यों करा, एमपी बढ़ाया टीपी फास्ट भगाया, ऐसा क्यों किया हमने। तो इसका हमें रीजन समझना है। तो स्क्रीन पे देखना, थोड़ा रफ वर्क करूंगा अभी। मान लो एक ये हमारा ऑफिस है, ठीक है, या हमारी जमीन है, कुछ भी बोल लो। अभी हमने यहाँ पर पेन बनाने का काम स्टार्ट किया, ठीक है, तो एक ही मशीन लगाई, एक ही लेबर लगाया, एक मशीन है। अभी पूरी जमीन हमारे पास खाली पड़ी है, इतनी बड़ी ऑफिस है या जमीन है जो भी है हमारे पास। अभी हम सिर्फ 1 लेबर लगा के एक मशीन बना रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, बताओ? स्टार्टिंग में कम लेबर से काम करते हैं, ज्यादा मशीनें ज्यादा जमीनें क्यों नहीं रखते? नए बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, क्या वो रिस्क ले सकता है अभी स्टार्टिंग में ही लाखों पेन बना के? नो सर। नहीं। तो वो क्योंकि ट्रायल फेज में है, धीरे धीरे जब बंदे बढ़ते हैं, 1 2 3, तो ये जो खाली जमीन पड़ी हुई थी, ये देखो ये जमीन अभी खाली थी, और बंदे आए और सेटअप लगा और इधर आया इधर आया, तो जमीन का फुल यूज होगा या अब खाली पड़ी रहेगी जमीन और बंदे आने से? फुल यूज होगा। फुल यूज होगा। तो जो प्रोडक्शन है वो अच्छी आएगी या बेकार आएगी जब फुल यूज होगा इस ऑफिस का जमीन? अच्छी आएगी। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में होता है बेटर यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर लैंड। तो ये लिखना है ना? हाँ, पहले पहले समझ लो, या तो ऐसा करो, जो मैं थ्योरी लिख रहा हूँ ना, ये वाली तुम्हें लिखनी है बस, ये ओके। डायग्राम पेपर में ऐसे कुछ, ठीक है। तो पहले होता है फेज 1 में बेटर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर लैंड, इसीलिए प्रोडक्शन अच्छी भागती है। अब मान लो 4 लेबर हो गए, 5 हो गए, ये सब फिट हो गया, ऑफिस पूरा फुल हो चुका है, देखो डायग्राम सामने। अब हमने कहा एक बंदा और घुसा देते हैं, 6th कहीं कोने में, यहाँ घुसा दिया उसको। एक और घुसा देते हैं 7th, यहाँ कोने में जहां जगह मिली वहां उसको कुर्सी लगा के बिठा दिया।
तो धीरे धीरे जो प्रोडक्शन में जंप आएगी ना वो कम होगी। आ तो जाएगी, चलो कैसे ऐसे एडजस्ट कर लिया, पर जब बहुत घिचपिच हो जाती है ना ऑफिस में, तो बताओ हमारी प्रोडक्टिविटी, काम करने की जो स्पीड है वो बढ़ जा रही है कम हो जाएगी जब घिचपिच होगा। कम हो जाएगी। हाँ, तो वो होता है फेज 2। ये देखो प्रोडक्शन बढ़ती तो है 12, 14, 15, पर उसमें जंप क्या हो रही है, देखो धीरे धीरे कम हो रही है। डिक्रीज। क्योंकि जमीन तो है तुम्हारे पास फिक्स, और बंदे तुम क्या करते जा रहे हो बताओ, उसी में ठूसते जा रहे हो जबरदस्ती। यहाँ एडजस्ट कर ले, कोने में बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा, कुर्सी लगा ले। तो ये जो जबरदस्ती वाला काम होता है ना, इससे इस जमीन पे, ऑफिस पे क्रिएट होता है प्रेशर। इकोनॉमिक्स का कोड वर्ड है ये, हमें यही रीजन लिखना होता है कि जब बहुत ज्यादा बंदे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रेशर इज बीइंग क्रिएटेड ऑन लैंड, फिक्स फैक्टर लैंड। सो जो जंप आती है प्रोडक्शन में, बताओ वो क्या हो जाती है धीरे धीरे, बताओ कम होने लगती है। अब बात करता हूं मैं तीसरे फेज की, थर्ड। अब क्या हुआ, 8 बंदे डाल दिए, 9वां भी डाल रहा हूं, 10वां भी डाल रहा हूं, और वो क्या हो रहा है, आपस में ही उनके केबिन टकरा रहे हैं। उनका जो रॉ मटेरियल वाली जगह है वो मिक्स हो रहा है। इसकी अलमीरा में इसका रॉ मटेरियल है, उसकी अलमीरा में उसका है, पर वो मिक्स हो रहा है। अब बताओ, सबका रॉ मटेरियल आपस में मिक्स हो रहा है, सबकी फाइलें आपस में मिक्स हो रही हैं, ये इधर घुसा दिया, ये इधर घुसा दिया। ये देखो कहीं से लग रहा है ये प्रॉपर ऑफिस? अब बताओ, नो सर। No, सब sir. सभी मिक्स होता जा रहा है। कौन कहाँ कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, अपनी अलमीरा में सामान रख के बैठा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बताओ क्या हाल होगा। जो माल पहले बन रहा था वो अब वो बनेगा या उससे भी कम बनेगा अब माल? उससे भी कम। ये देखो टेबल देखो तुम, पहले कितने पेन बन रहे थे हमारे, मान लो ये देखो 15 तक तो बन रहे थे ना, और फेज Yes, फेज 3 में देखो क्या हाल हुआ, उससे कम 14। हो गए। अब मान लो स्क्रीन पे एक बंदा और जबरदस्ती घुसा दिया मैंने, ये होगा -2। माल कितना बनेगा बताओ? 12। 12 और कम हो और जाएगा। और कम। समझ आ गया? यानी ये ऑफिस ना होके बिल्कुल कबाड़ खाना बन जाएगा, और ऐसे ही करते रहे तो सब बिजनेस मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए मुझे ये ऐसा घटिया काम? नो सर। क्योंकि अब इसका देखो इकोनॉमिक्स कोड वर्ड, इसे बोलते हैं ओवर यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर लैंड। तुम हद से ज्यादा बंदे बिठा दो एक ऑफिस में तो काम होगा ही नहीं, तुम्हारा लॉस पे लॉस होना लगेगा। बताओ कारण समझ आ गए मैंने ऐसा टेबल क्यों बनाया था? ये कारण है। यस सर। तो अब तुम्हें क्या लिखना है फाइनली, ऐसे नहीं पेपर में ये डायग्राम बनाना है हमें, हमें ऐसे लिखना है। फेज 1 बेटर यूज हुआ, सो टीपी कैसे भागा बताओ, कैसे भागा टीपी? इंक्रीजिंग रेट पे। हाँ, ऐसे लिखना है। फिर क्या लिखना है, और बंदे ऐड होते गए तो क्या क्रिएट हो गया जमीन पे? प्रेशर। उससे क्या होगा बताओ, टीपी कैसे बढ़ेगा? इसके बाद वो लाइन ऐड करनी है तुम्हें। सो टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। फिर थर्ड में क्या लाइन ऐड करनी है? ये लैंग्वेज लिख के वो लाइन ऐड करनी है। सो टीपी स्टार्ट्स, बोलो थर्ड में, फॉलिंग, ओवर यूज। क्योंकि बंदे तुम बढ़ाते जा रहे हो, इसीलिए ये टेबल और डायग्राम बने हैं, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। बताओ समझ आ गया सबको रीजंस? यस सर। चलो अगले पेज पे चल रहा हूँ, ये पेज हटा रहा हूँ। अब जो पॉइंट बता रहा हूँ वो कुछ बुक्स में होता है, कुछ में नहीं होता, तो वो तुम देख लेना, ऑप्शनल है। देखो कई चीजें ऑप्शनल होती है, मैं बार बार कहता हूँ। हर क्योंकि कोरोना में वैसे ही 11th क्लास तो देखो वैसे ही ना, मैंने देखा है स्कूल वाले ना अपने हिसाब से ही चलते हैं।
अपनी मर्जी से कुछ हटवा देते हैं कि भाई हमारे हमने ही पेपर बनाना है। और कोरोना में तो और थोड़ी स्कूल वालों को एडवांटेज मिल गई कि सब अपने हिसाब से करना है, तो तुम वो देख लेना, ठीक है। तो एक पॉइंट और है, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि एक टी के कप में मान लो 5 ग्राम शुगर बेस्ट आती है, और मैंने डाली थी एक टी के कप में मान लो पहले 1 ग्राम शुगर, फिर अगली बार मैंने डाली 2 ग्राम। तो बताओ टेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? धीरे धीरे जब मैं इसके पास बढ़ आऊंगा, रहा है, बढ़ रहा टेस्ट है। इंक्रीज 3, 4, 4 पे बेस्ट, ठीक है, 4 पे बेस्ट। अब क्या हुआ, क्योंकि मैं नया बंदा था, मुझे नॉलेज अभी नहीं थी, तो मैंने एक बार 6 ग्राम डाल के देखा, 7 ग्राम डाला, 8 डाला। अब क्या होने लगेगा बताओ? धीरे धीरे टेस्ट, गंदा होता जाएगा। हाँ। अब मुझे लगा यार ये चाय ज्यादा ही मीठी होती जा रही है, और मीठी होती जा रही है, 9 ग्राम, 10, 20। मैंने कहा भाई ये चाय तो चाय नहीं रही है, तो चाशनी बनती जा रही है। तो मेरे को समझ आ गया कि जितना मैं अब आगे बढ़ रहा हूं ना यहाँ से, उतना टेस्ट क्या होता जा रहा है बताओ? खराब होता जा रहा है। चाय का टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ और ही बन रहा है ये तो इसको इकोनॉमिक्स में कैसे लिखना है? सब स्कूल में नहीं होता, जो मैं ओरल बता रहा हूँ, इसलिए अपने स्कूल में देख लेना, करवाया हो ये लॉजिक तो यूज कर लेना, पर कहानी सिंपल है, तुम भूलोगे नहीं मैं जो समझा रहा हूँ। स्टार्टिंग में ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, जब 1 ग्राम शुगर बड़ी बड़ी बड़ी, वी आर मूविंग टूवर्ड्स बेस्ट रेशियो ऑफ 1:5, है ना? यही हुआ इनिशियली। यस सर। सो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। चाय की लैंग्वेज में टेस्ट, बिजनेस की लैंग्वेज में प्रोडक्टिविटी। फिर बेस्ट पे आ गए हम 1:5। उसके बाद हर 1 ग्राम शुगर ऐड होने से क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ? टेस्ट हमारी, खराब हो गया, हाँ, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी नीचे हो खराब हो जाएगी। रही है। क्योंकि पहले जब हम 1 ग्राम बढ़ा रहे थे, तब हम बेस्ट के करीब आ रहे थे, ये देखो बेस्ट के करीब आ रहे हैं हम। अब जब हम 1 ग्राम बढ़ा रहे हैं, तो बेस्ट के करीब आ रहे हैं या बेस्ट से दूर जा रहे हैं? हर 1 ग्राम बढ़ने से दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं। तो इसको मैं समरी में ऐसे बोल सकता हूं, इनिशियली वी मूव टुवर्ड्स बेस्ट रेशियो, बेस्ट फैक्टर रेशियो। एग्जाम्पल मैंने लिया है 1:5। सो टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इसका मतलब। आफ्टरवर्ड्स we move away from best factor ratio. So TP decrease, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, फिर वो गिर जाता है। ऑप्शनल, इसके ऊपर लिख लो ऑप्शनल। जिन स्कूलों में ये सब पॉइंट्स हों वो करना, बाकी छोड़ दो। जो पहले लिखाए थे उतना तो सब स्कूल वालों को करना ही करना है, क्योंकि वो कोई ज्यादा डिटेल में हम गए नहीं थे, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और है, वो भी ऑप्शनल है, कि जब हम स्टार्टिंग में लेबर बढ़ाते हैं, तो हम काम को अच्छे तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, इसीलिए भी प्रोडक्शन अच्छी भागती है हमारी। और बाद में वो डिवीजन ऑफ वर्क नहीं हो पाता, क्योंकि तुम्हारे पास जमीन ही नहीं है, कितना काम बांटोगे? जो बांटना था काम बट गया, अलमीरा बट गई, सब बट गए। बताओ, ये हमारा 6 मार्कर क्वेश्चन एक खत्म होता है, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी मैं इसको घुमा के कैसे पूछता हूं वो तुम्हें कराता हूं। बताओ, किसी को कुछ पूछना है यहां तक? नो सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। नोट, सबसे पहले तो एक नोट ये लिखना है तुम्हें
जो एमपी करेगा वो फेज का नाम हो सकता है, लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ फेज 1 में एमपी ने क्या करा था, Increase. तो इसका नाम होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फेज 2 में एमपी ने क्या करा था, Decrease. प्लीज, तो ये हो गया डिमिनिशिंग रिटर्न्स। फेज 3 में एमपी ने क्या करा था, डिक्रीज तो करा था Negative. बट नेगेटिव हुआ था, तो इसका नाम हो गया नेगेटिव रिटर्न। बताओ, नाम समझ आ गए कैसे बनाए जा सकते हैं? ये पेपर में घुमा के हमें फंसाया जा सकता है। वो हमसे ऐसे 1 मार्कर पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में भी और अदरवाइज भी। इन नेगेटिव रिटर्न टीपी क्या करता है, बताओ। इन नेगेटिव रिटर्न टीपी क्या करता है, ऑप्शन दे देंगे, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज एट, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, पर हमें पता है नेगेटिव रिटर्न मतलब फेज नंबर 3 और टीपी कर रहा है फॉल। ऐसे ही इन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टीपी क्या करता है, कमेंट बताओ। इंक्रीजिंग, Increase at increasing rate. हाँ, तो ऐसे 1 मार्कर्स कई बनाए जा सकते हैं जिसको ये रूल्स अगर पता हो, तो जो मैंने अभी ये लिखे थे यहाँ, जो एमपी करेगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अब, अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें आता है, वो क्वेश्चन ही लिखना है तुम्हें, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, वो तुमको मैं अभी बता देता हूँ, ओरली हम लिख चुके हैं वैसे। क्वेश्चन का नाम है रिलेशन एमपी एंड टीपी। तो सब कुछ वही लिखना है जो हमने पहले करा है, टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम, ये टेबल, ये फेजिस, ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, डेफिनेशन नहीं मांगी तो मत लिखना, रीजंस नहीं मांगे, ये रीजंस नहीं लिखना। बताओ फर्क समझ आ गया? अगर रिलेशन बोले तो क्या करना है, बस तुम्हें ये वाली एक्सप्लेनेशन देनी है। फेज वर्ड भी हटा सकते हो आगे से, फेज वर्ड लॉ के लिए बने हैं, तुम फेज वर्ड हटा दो, बस बाकी एक्सप्लेनेशन लिख दो, तो वो बन गया हमारा एक और क्वेश्चन, रिलेशन एमपी एंड टीपी। बताओ समझ आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. और 1 मार्कर मैंने अभी बताए छोटे छोटे, वो बनाए जा सकते हैं। जैसे एक और 1 मार्कर मुझे अभी बताओ, एमपी 0 है तो टीपी कहां पर है, मैक्सिमम पर है, Maximum point. तो एमसीक्यू दे देंगे मैक्सिमम, मिनिमम, या कहीं बीच में, या नेगेटिव, तो हमें बताना है भाई मैक्सिमम पे है वो। ठीक है, तो ऐसे में कई 1 मार्कर्स पूछ सकता हूँ, पर लॉजिक अगर तुमको आते हैं डायग्राम के, ये जो सारे बनाए हैं हमने, तो तुम सारे क्वेश्चन संभाल लोगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये अब हमें करना है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट इसमें बात आएगी, वो समझनी है। तो क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन, अब नाम थोड़े बदल रहे हैं, एमपी तो अभी भी है, मार्जिनल प्रोडक्ट, साथ में आ गया एक नया टॉपिक एवरेज प्रोडक्ट, एमपी एंड दिस इज एपी। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखते हैं। एक थोड़ा रफ वर्क करेंगे हम। किसी को याद है एक क्रिकेटर
लॉजिक करके शायद मैंने बात बताई हो, पहले बताई थी तुम्हारे बैच में, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, याद है किसी को? बताया था ऐसा कुछ? चलो, Yes, sir. हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी एक बार बता देता हूँ, या शायद तुम्हारे बैच में नहीं बताया मैंने अभी, तो चलो कोई बात नहीं। ये रफ वर्क है, ये फेयर में नहीं लिखना क्रिकेटर, इसको तुम्हें रजिस्टर के लास्ट पेज पे लिखना है, और वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है क्रिकेटर लॉजिक को, क्योंकि ये लॉजिक प्रोडक्शन चैप्टर जो चल रहा है, कॉस्ट इसके बाद आने वाला है, रेवेन्यू उसके बाद आएगा, तीनों चैप्टर्स में एक कॉमन लॉजिक चलता है जिसे बोलते हैं क्रिकेटर लॉजिक। तो सब लोग बड़े ध्यान से इसको समझना, इसको समझने के बाद तुम काफी वन मार्कर्स फटाफट से कर पाओगे। कई लोग इसको रटते हैं, वो फिर कंफ्यूज रहते हैं बहुत, और क्रिकेटर की कहानी सुनाऊंगा वो समझ लोगे तो तुम्हारे को बहुत इजी रहेगा सब। तो स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर के लास्ट पेज पे आ जाओ। वेरी लास्ट पेज पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, जब दोबारा रजिस्टर खोलोगे तो फटाफट मिल जाएगा ये। तो क्रिकेटर की कहानी ऐसी है, लिखो उसने मैच खेले हैं अभी तक 10 मैच वो खेल चुका है, और टोटल रन्स हैं उसके अभी तक मान लो 600। तो ये बताओ एवरेज स्कोर क्रिकेटर का कितना है अभी, बताओ कैसे निकालोगे? ऐसे निकलेगा? 600 by हाँ, ये है उसकी ओल्ड पोजीशन, 10 मैच 600 रन, एवरेज रन है उसके 60। अब आज उसका न्यू मैच है, यानी आज टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे बताओ? 11. 11। ठीक है, मान लो टुडे हिज स्कोर इज, मैं मान रहा हूं 70। आज उसने रन ज्यादा मार दिए, वैसे तो 60 की एवरेज है, आज उसने मार दिए 70, तो टोटल रन्स बताओ कितने हो गए? बताओ टोटल रन्स 670. 670। न्यू एवरेज बताओ, न्यू एवरेज जरा निकाल के बताओ, बढ़ रही है या कम हो रही है? कैलकुलेटर या फोन पे जरा, बढ़ रही है या कम हो रही है? देखो, निकाला है किसी ने कैलकुलेटर से? 670 डिवाइडेड बाय 11, ये आ रहा है, मैं ही निकालता हूँ, रुको, 670 6 point कुछ 60.9, अराउंड 61, 60.9. अराउंड 61 कह लेते हैं, चलो 60.90 कुछ है, 61 अराउंड। ये बताओ इसकी एवरेज बढ़ क्यों गई? सोच के बताना, ये मैथ्स है इसके पीछे थोड़ी सी। क्या लग रहा है, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है क्यों बढ़ गई इसकी? 70 रन मारने से इसकी एवरेज बढ़ गई, और अगर मैं बोलूं कि 11वें मैच में उसने सिर्फ 20 रन मारे, तो टोटल स्कोर कितना होता उसका बताओ? अगर 620. अगर ये इफ वाली सिचुएशन है, 620, और न्यू एवरेज निकलती 620 अपॉन 11, ये रफ वर्क चल रहा है सारा। अब मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं, 620 डिवाइडेड बाय 11, 56, यानी एवरेज क्या हो गई उसकी? कम हो गया. ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक तो उसकी एवरेज 70 मारने से तो बढ़ रही है, 20 रन मारने से कम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्योंकि वो उसकी एवरेज से ज्यादा रन थे। और बिल्कुल बिल्कुल सही बोला एकदम। यही बात को
तुम्हें इकोनॉमिक स्टाइल में लिखना है बस। देखो बात बहुत सिंपल है, पर इकोनॉमिक स्टाइल से कई लोग लिख नहीं पाते इसको। तो बात क्या है, अगर पहले सुन लो, अगर आज वो नए मैच में पुरानी एवरेज से ज्यादा रन मारता है, जैसे 70 मारता, 80 मारता, 100 मारता, तो उसकी न्यू एवरेज पक्की बात है क्या होनी है, बढ़नी है या घटनी है? इंक्रीज होने इंक्रीज होनी है। ठीक है, चलो लिखते भी रहो जरा। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तुमने अभी मुझे बताया और बिल्कुल सही बताया। इफ न्यू मैच स्कोर more than previous average score, then new average must, बताओ। must be increased than previous year. हाँ, must increase, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या सीखा, अगर आज उसने रन, बताओ आगे कंप्लीट करो, कम मारे, किससे? Less than average score of the previous matches, प्रीवियस then एवरेज, the देन हिज न्यू एवरेज स्कोर will be less than the previous average. विल डिक्रीज। इसको मैं थोड़ा सिंपल करके क्रिकेटर की कहानी बना के लिख रहा हूं। अच्छा, एक सिचुएशन और ले लेता हूं रफ वर्क में। मान लो इफ 11वें मैच में 60 रन मारता, अब बताओ टोटल स्कोर कितना होता? 660. न्यू एवरेज निकालो। Same आएगी। 60। देख रहे हो, बहुत क्लियर तरीके से अब हमें एक बात समझ आ रही है, अगर तुम पुराने एवरेज जितने रन मारोगे तो फ्यूचर एवरेज क्या रहेगी तुम्हारी? Same उससे कम रन मारोगे तो आज के बाद हमारी एवरेज डाउन हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और अगर हम ज्यादा रन मारेंगे न्यू मैच में बढ़ जाएगी। तो लिखो थर्ड पॉइंट, is equal to previous average score, then his new average score will remain same। ये 3 चैप्टर हो रहे हैं तुम्हारे साथ साथ, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू। मैं तीनों चैप्टर के एक साथ तुम्हें आंसर लिखवा रहा हूं, अभी धीरे धीरे देखना। सबने लिख लिया यहां तक? Yes. और कोई अगर हल्के में लेगा तो मैं फिर बोल रहा हूँ वो फिर पछताएगा पूरे 11th में, क्योंकि एक चैप्टर नहीं है, ये 3 चैप्टर करवा रहा हूं मैं। और समझ लोगे तो तुम कहोगे ये तो बहुत आसान चीज है, और जो नहीं समझेगा वो कहेगा यार टॉपिक ही छोड़ दे, इतने सारे 1 मार्कर हैं इसमें, तो बहुत सारे हैं 1 मार्कर्स इस कहानी के ऊपर। पर समझने के बाद तुम चाहोगे ऐसे 1 मार्कर आए ताकि फ्री के हमें नंबर मिले। अब ये तो थी आम लैंग्वेज, मैंने इकोनॉमिक्स तो लिखी नहीं इस पेज में कहीं भी, मैं तो तुम्हें क्रिकेटर की कहानी सुना रहा हूं, पर वो जरूरी थी कहानी ताकि इकोनॉमिक्स समझ आए। अब आ जाओ भाई इकोनॉमिक्स पे। अब मान लो यहां पर एक नया कॉलम मैं बीच में ऐड कर देता हूं रेड कलर से, यहां पर कहीं ये बीच में, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ओरली समझ जाओगे। टोटल रन्स उसके कितने हैं, 10 मैच में टोटल रन्स कितने हैं? 600 11वें मैच में टोटल रन कितने हैं, 11 मैचेस के बाद? 670 अगर मैं तुम्हें इस वक्त इकोनॉमिक स्टाइल में पूछूं व्हाट इज मार्जिनल स्कोर, मार्जिनल स्कोर, मार्जिनल का मतलब 70 होता है, मार्जिनल का मतलब होता है टोटल कितने से जंप लगा रहा है। अभी हमने देखा है टीपी एमपी चैप्टरों में मार्जिनल होता है टोटल की जंप, तो इकोनॉमिक्स में बोलेंगे मार्जिनल स्कोर इज इक्वल टू 70, यही बोलेंगे। yes sir. इसका मतलब इकोनॉमिक्स में
जो क्रिकेटर आज रन मारेगा, आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं आज रन मारे, ये तो हो गई आम लैंग्वेज। इकोनॉमिक्स में इसको क्या नाम देंगे हम आज से? मार्जिनल स्कोर। बताओ, नया नाम समझ आ गया? Yes. Yes. मार्जिनल स्कोर। और किसी को नहीं पता तो वो लिख सकता है मार्जिनल मतलब टोटल की जंप। सिंपल लैंग्वेज बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड्स कुछ नहीं लिखता मैं यहाँ पे। मार्जिनल मतलब टोटल की जंप। लिख लिया सबने? चलो, अब इस पेज पे आ गया मैं। ये पेज सबने लिख रखा है पहले ही। Yes, sir. Yes. अब क्या करना है तुम्हें? तुम्हें कटिंग नहीं करनी। पहले मैं तो कुछ समझा रहा हूं, जब मैं बोलूंगा तब तुम्हें लिखना है। न्यू मैच स्कोर का आज तुम्हें मैंने नया नाम सिखाया है। क्या नाम है इकोनॉमिक्स में, बोलो? न्यू मैच स्कोर का Marginal score. मार्जिनल स्कोर। तुम्हें कटिंग नहीं करनी, बस पहले देखना है। आम लैंग्वेज में न्यू मैच स्कोर, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में मार्जिनल स्कोर। तो क्या समझ आया इससे? अब तुम्हें लिखना है इफ मार्जिनल स्कोर, बोलो, मोर देन प्रीवियस एवरेज स्कोर, देन बोलो न्यू एवरेज। New average will be more than previous बस average. इतना लंबा नहीं, बस सीधा न्यू एवरेज इंक्रीज, खत्म। अगला बोलो, इफ मार्जिनल स्कोर। If marginal score less than previous average score, then new average decrease. हाँ, ये सब लिखना है, ये लिखना है तुम्हें, वहां कटिंग नहीं करनी, वो तो समझा रहा था मैं बस। थर्ड, If marginal score is equals to previous average score, then new average same. न्यू एवरेज रिमेन सेम। हो गया सबका यहां तक? बताओ। Yes, sir. अब सुनो क्या करना है। मैं सीधा तुम्हें रटवाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है बच्चे रट ही नहीं पाते। अब सोचो, तुम्हें कह दिया जाए ये इंग्लिश को याद कर लो, इफ मार्जिनल मोर देन एवरेज, एवरेज इंक्रीज, मार्जिनल लेस देन एवरेज, एवरेज डिक्रीज, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा पेपर में हो जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें क्रिकेटर की कहानी सुनाई। अब क्या करना है, अगला स्टेप ये देखो। कटिंग नहीं करनी तुम्हें, तुम सिर्फ सुनो। अभी यहाँ देखो, स्कोर वर्ड हटा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं प्रोडक्ट, तो यहां भी लिखूंगा प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज। तो बताओ, सब जगह से स्कोर वर्ड हटा दो, जहां भी स्कोर लग रहा है, मतलब सुनो अभी तुम, प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो क्या आंसर बना? अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं, जो असल में मेरा क्वेश्चन था। ये रहा क्वेश्चन। क्या आंसर दे सकते हो मुझे तुम? अब बताओ, पहला पॉइंट। Yes, sir. इफ If marginal product uh, इज is मोर देन bigger, more than average product, then new average increases. न्यू एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज। ठीक है, सेकंड। If marginal product is less than average product, देन then new average product decreases. थर्ड। If marginal product is equal to average product, then new average product remains same. लो, हो गया काम खत्म। लिख लो अब आंसर वहां पे, ये आंसर लिख लो वहां पर। यानी रटना नहीं है, दिमाग में क्रिकेटर की कहानी रखनी है। आ गया समझ यहां तक? अब बैक पेज में एक बार फिर से आओ। ये तो हमारा फेयर टॉपिक चल रहा था ना,
जरा बैक पेज पे जहां मैं वो कहानी लिखवा रहा था वहां पर दोबारा आओ। ये रहा वो पेज। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। मान लो चैप्टर है कॉस्ट, अगला चैप्टर इसके बाद आना है कॉस्ट। बताओ क्या आंसर दोगे? इफ मार्जिनल कॉस्ट, If marginal cost is more than previous average cost, then new average cost increase. हाँ सेकंड, इफ मार्जिनल If कॉस्ट, marginal cost less than previous average cost, then new average cost decrease. If marginal cost equals to previous average cost, then new न्यू average. एवरेज रिमेन सेम। आ गया? तो रफ में या तो ये लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रफ में वहां लास्ट पेज पे लिख लेना, ठीक है? क्योंकि सारा बार बार लिखोगे शायद टाइम लग सकता है, या फिर शॉर्ट करके लिख लो MC AC ऐसे करके, या स्क्रीनशॉट ले लो बाद में नोट कर लेना। प्रोडक्शन चैप्टर करा दिया, कॉस्ट चैप्टर करा दिया। अब सुनो अगला चैप्टर इसके बाद आएगा रेवेन्यू। ये क्वेश्चन में ना बार बार हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मान लो ये रेवेन्यू चैप्टर है, अब क्या करूंगा ये देखो, सिर्फ वर्ड चेंज करने हैं, आंसर की टेंशन नहीं है कोई भी। क्या लिख दूं बताओ यहाँ पर? अब Revenue. रेवेन्यू, रेवेन्यू, हर जगह वही रेवेन्यू, 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 रेवेन्यू। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पर रजिस्टर के लास्ट में नोट जरूर करना, कहीं भूल जाओ तुम। तो कर लो। आ गया यहाँ तक सबको समझ में? यस सर। चलो अब हम वापस अपने फेयर टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है? वो तो पीछे हम कर रहे थे रफ वर्क, अब हम फेयर टॉपिक पे आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, आंसर तो हमने लिख लिया, पर हो सकता था यहाँ क्वेश्चन हमसे डिटेल मांगे। ये तो है शॉर्ट आंसर, तो हमें इसकी डिटेल में भी वो कह सकता है विद टेबल डायग्राम, ऐसी डिटेल हमें कही जा सकती है क्वेश्चन में। तो हमें जो टेबल हमने बनाया था पहले उसी के अंदर कुछ कॉलम्स और ऐड करने पड़ेंगे। या चलो अब टाइम भी हो गया है, तो अगली बार ही फिर मैं डिटेल स्टार्ट करता हूँ इसकी। तो किसी को अभी जहां तक हुआ है उसमें कुछ पूछना है तो बताओ, बाकी एग्जिट कर सकते हो। बाकी